नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम लाइफ 10 में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की ये जो कहानी है ना, बहुत सारे लोग इस कहानी के बारे में शायद जानते ही नहीं है। आज की कहानी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की भी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसको शासन मिला, सत्ता हाथ में आई और उसने शासन किया भी और बेहतरीन तरीके से भी किया, लेकिन आखिरकार उस शासिका का अंत कैसे हुआ उसके बारे में भी बताने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पहली महिला शासिका जो दिल्ली की थी, रजिया सुल्तान के बारे में। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी अपने देश वापस लौट जाता है और अपने देश वापस लौटते समय वो अपने जो जीते हुए प्रांत थे, जो जीते हुए स्थान थे, जो राज्य थे भारत के अंदर, वो सब जो है अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश यानी कि ममलुक वंश की नींव रखने वाला पहला शासक था। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने दिल्ली पर कुछ समय तक शासन किया और 1210 के अंदर पोलो खेलते हुए घोड़े से नीचे गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मौत हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुतुबुद्दीन का एक बेटा आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और ये कहा जाता है कि आराम शाह जो था एक अय्याश किस्म का और एक बेकार राजा और एक ऐसा राजा था जिसका राज्य के ऊपर और राज्य की सत्ता चलाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो उस दौरान जब आराम शाह सत्ता चलाने में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, उस समय कुतुबुद्दीन के गुलाम और उस कुतुबुद्दीन के ही जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने आराम शाह को मार दिया और आराम शाह को मारकर दिल्ली की सल्तनत पे अपना शासन करना शुरू कर लिया, कब्जा कर लिया और उसको क्या कर लिया, अपना एक शासन स्टार्ट कर लिया, शुरू कर लिया। और आगे जाके इल्तुतमिश ने, और ये जो शासन है फिर आगे बढ़ता रहा। गुलाम वंश का जो तीसरा शासक था वो इल्तुतमिश था, क्योंकि पहला शासक था जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शासक था जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था जिसका नाम था आराम शाह, जो एक नाम मात्र का शासक था और बहुत कम समय तक वो दिल्ली का शासक रहा। और फिर तीसरे नंबर पे जो दिल्ली के शासक बने वो थे हमारे यहाँ पे इल्तुतमिश, जो बना था 1210 के अंदर। 1210 के अंदर ही कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मौत हो गई थी। इसका मतलब आराम शाह बहुत कम समय तक शासक रहा और 1210 के अंदर ही जो दिल्ली की सत्ता है वो इल्तुतमिश के हाथों में आ गई थी। वो कैसे आई? क्योंकि उसने आराम शाह को मार दिया था। बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं। इल्तुतमिश जो था उसका नाम गुलाम वंश के अंदर दो व्यक्ति जो फेमस होते हैं गुलाम वंश के, एक तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक तो है ही है, उसके बाद में दूसरा जो नाम आता है वो आता है हमारे इल्तुतमिश का, और तीसरी यदि कोई गुलाम वंश के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है तो वो थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की एक बेटी थी और उसके 11 भाई थे, यानी कि इल्तुतमिश के 11 बेटे थे। कहा जाता है कि ये जो रजिया सुल्तान है वो घुड़सवारी के अंदर, तलवारबाजी के अंदर और तीरंदाजी के अंदर इतनी ज्यादा पारंगत थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उसका सामना नहीं कर पाते थे। ये जो रजिया सुल्तान है, इसको रजिया सुल्तान के ऊपर इल्तुतमिश को इतना ज्यादा भरोसा था कि जहां कहीं भी इल्तुतमिश बाहर जाता था तो अपने साथ हमेशा रजिया सुल्तान को लेके चलता था। और वह कई बार कई मौकों पर जब भी उसको कहीं बाहर जाना होता था या युद्ध पे जाना होता था तो अपने शासन की जो बागडोर है यानी कि दिल्ली का जो राज्य था वो रजिया सुल्तान के हाथों में सौंप कर जाता था। कहा मतलब ये चीज हम लोगों को पता है ना कि जैसे अगर मान लो किसी महिला को या किसी भी लड़की को जब बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है ना तो आसपास के लोग बहुत ज्यादा उससे चिढ़ते हैं, है ना। उसकी मतलब अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, उसको ये लगता है कि यार क्या यार लड़की के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है या क्या महिला के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि पहले के टाइम पे जो शासन हुआ करते थे, जो राज्य चलते थे, जो परिवार चलते थे, वो एक पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था उस समय हुआ करती थी। तो जो इल्तुतमिश के जो 11 बेटे थे वो इल्तुतमिश की इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज रहते थे कि यार
रजिया सुल्तान तो एक लड़की है, और एक लड़की के ऊपर जो पापा है या जो हमारे अब्बू है वो इतना ज्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं, इस उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, और हम जैसे जो काबिल लोग हैं यहाँ तक कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। सही बात तो ये माइंड देखो, सही बात में तो ये बात है कि इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो नाकारा थे, किसी काम के नहीं थे, पूरे दिन पड़े रहते थे। लेकिन सही प्रकार से अगर मान लो कि इल्तुतमिश की अगर कोई सही प्रकार से शासन व्यवस्था चलाने में एक बड़ा योगदान दे रही थी तो वो थी रजिया सुल्तान। बात उस समय की है जब इल्तुतमिश मतलब बीमार था और उसको उसकी मौत होने वाली थी या डेथ होने वाली थी, तो उसने ही पहले ही मतलब क्या किया, अपने आसपास जो मंत्रीगण थे या जो आसपास जो लोग बैठा करते थे उनको अपने पास में बुलाया और लिखित रूप से ये दिया कि जब मैं यहाँ से चला जाऊं, यानी कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरी मौत होने के बाद में रजिया सुल्तान को ही अगला सुल्तान बनाया जाए दिल्ली का। लेकिन ये बात जो भी उस शासन में रहते थे या फिर जो दरबारी थे या जो वहां पे जो अमीर वर्ग के लोग थे उनको ज्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी महिला के अंडर में काम करना नहीं चाहता था। ये कोई आज की बात नहीं है, मतलब महिला के अंडर में काम करना या किसी लड़की के अंडर में काम करना सबसे बेकार बात मानी जाती थी, है ना। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई है कि यार छोरी ने नीचे कहीं काम करा, लुगाई नीचे मेरे को काम नहीं हुआ। तो वो लोग चाहते थे कि नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। और जब इल्तुतमिश की ये बात कि अगला सुल्तान रजिया सुल्तान को बनाया जाए तो उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है, और उसकी जो इल्तुतमिश की पत्नी थी उसका नाम था यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, इल्तुतमिश की पत्नी का नाम था शाह तुर्कन। मतलब ऐसे बहुत सारी पत्नियां थी लेकिन शाह तुर्कान नाम की एक पत्नी थी। जब उसको ये बात पता चली तो उसने इल्तुतमिश के इस फैसला का कड़ा विरोध किया। वो ये चाहती थी कि उसका जो बेटा है, उसके बेटे का नाम था रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन को दिल्ली का शासक बनाना चाहती थी। तो उसने इल्तुतमिश का विरोध किया और आखिरकार इल्तुतमिश को हार मानकर उनको कहना पड़ा कि जब मेरी मौत हो जाए तो भाई अगला राजा इसको बना दिया जाए। जब इल्तुतमिश की मौत होती है तो सारे जो जागीरदार थे, सारे जो लोग थे, उन्होंने शाह तुर्कन के बेटे रुकनुद्दीन को दिल्ली का शासक बनाया जाता है। कहा जाता है कि रुकनुद्दीन जो था वो बहुत ही नाकारा, एक अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसका सत्ता चलाने में बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मोह नहीं था। ये भी कहा जाता है कि जब रुकनुद्दीन के हाथों में सत्ता थी तो उस समय दिल्ली की बागडोर सिर्फ और सिर्फ उसकी मां संभाला करती थी, जो शाह तुर्कन जिसका नाम था। ये भी कहा जाता है कि शाह जो तुर्कन है वो इतनी ज्यादा क्रूर थी, इतनी ज्यादा क्रूर थी कि उसने अपने विरोधियों को कुचलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपने विरोधियों की हत्या करनी शुरू कर दी और यहाँ तक कि जो रजिया सुल्तान के सौतेला भाई था सबसे छोटा, उसकी भी उसने मौत के घाट उतार दिया, उसको मार दिया। और जब दरबार के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने क्या कर दिया, रुकनुद्दीन और शाह तुर्कन को कैद कर लिया और कैद करके उनको मौत के घाट उतार दिया। वैसे इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनको जेल में डाल दिया, कुछ लोग कहते हैं कि उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इस बात का फायदा जो है वो रजिया सुल्तान ने उठाया और रजिया सुल्तान ने लोगों के सामने भाई ये कहा कि मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने तो ये कहा था कि अगला शासक रजिया मुझे बनाया जाए, लेकिन आप लोगों ने रुकनुद्दीन को बना दिया। एक बार आप मुझे मौका दो और यदि आपको लगे कि मैं अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था चला पा रही हूँ तो मुझे आप अगला आप आगे शासन बना देने का चलाने का मौका देना। लोगों ने फिर यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे कि 1236 के अंदर रजिया सुल्तान है, 1236 ध्यान रखना, 1236 के अंदर रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का शासिका बनाई जाती 1236 के अंदर। यहाँ पे एक सवाल और भी है, क्योंकि रजिया जो सुल्तान है वो भारत के अंदर सुल्तान बनने वाली या शासिका बनने वाली पहली महिला थी। एक चीज तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब धीरे धीरे शासन आगे चलता है, सब प्रक्रियाएं चलती है। लोगों की देखो अलग अलग दो प्रकार के लोग थे। वैसे कुछ लोग तो एक महिला के अंडर में काम करना नहीं चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो रजिया सुल्तान के साथ थे। अब होता क्या, देखो जब बात आगे चलती है ना, जब ये शासन धीरे धीरे आगे चलता जाता है तो कहते हैं कि रजिया सुल्तान के दरबार में एक गुलाम था जिसका नाम था, यहाँ पे मैंने लिखा है जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत
जो रजिया सुल्तान का सबसे करीबी माना जाता था। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है, मतलब एक इतिहासकार है जिसका नाम है इब्ने बतूता। उसमें से उसके साथ-साथ बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो रजिया सुल्तान थी, वो जमालुद्दीन याकूत से प्रेम करती थी। मतलब एक लगाव था याकूत के साथ में, और उसने जमालुद्दीन याकूत को बड़े-बड़े पद प्रदान किए, और यहाँ तक कि अपने दरबार में भी उसे उच्च पद प्रदान किया। तो ये जो याकूत था, वो एक अलग जाति का व्यक्ति था, मतलब एक जैसे कहते हैं नस्लीय भेदभाव जो था, मतलब एक अलग प्रकार का व्यक्ति था, काला टाइप। तो ये जब क्योंकि वो भी एक गुलाम था, याकूत भी जो सत्ता थी उसका एक गुलाम था, और जब लोगों ने देखा कि यार एक गुलाम आदमी जो सत्ता का गुलाम है, और एक शासिका है जो दिल्ली की, उसका और एक गुलाम का इतना नजदीकी संबंध कैसे हो सकता है, उस चीज को लेके आसपास के लोग बहुत ज्यादा नाराज रहते थे। कुछ लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और विद्रोह किया तो वैसे सही देखे तो यहाँ पे ये जो रजिया सुल्तान थी बहुत ज्यादा एक कुशल रणनीतिकार भी थी। धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने ही जो आपस में जो लोग थे उसके बीच में फूट डाली, लेकिन आपस में लोग लड़ने लगे, लेकिन सत्ता उसके पास में गई। रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर 3 साल 6 दिन शासन किया। 3 साल 6 दिन, मतलब काफी 3 साल तक उसका शासन चला। अब आगे मैं और भी आपको बात बताता हूँ कि 1236 के अंदर रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। ठीक है। फिर लिखा है कि रजिया सुल्तान का प्रेमी जो है, वो कहते हैं कि भाई प्रेमी था जमालुद्दीन याकूत, जो एक करीबी विश्वास पात्र था। मैंने आपको यह भी बताया। जब लोगों को रजिया सुल्तान की इस हरकत जब बुरी लगी है ना, उन्होंने, मैंने अभी बोला आप लोगों को, विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि रजिया सुल्तान ने और याकूत ने विद्रोहियों के विद्रोह को कम करने के लिए सेना लेके बाहर गए भाई, उनके विद्रोह को दबाने के लिए। तो क्या हुआ कि उस युद्ध के अंदर याकूत मारा जाता है, और रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर भटिंडा जेल में डाल दिया जाता है। उस समय भटिंडा के गवर्नर जो थे, वो थे हमारे यहाँ पे मैंने लिखा है, गवर्नर थे मलिक अल्तुनिया। और मलिक जो अल्तुनिया थे, वो खुद रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था। तो उसने रजिया सुल्तान को जेल में डाला, और जेल में डाल दिया। और फिर पहली चीज तो ये है कि अल्तुनिया जो है वो खुद रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था। तो आखिरकार क्या हुआ, रजिया सुल्तान ने उसके साथ समझौता कर लिया, और अल्तुनिया के साथ निकाह कर लिया। अल्तुनिया के साथ जब उसका निकाह हुआ, यानी कि जब वो युद्ध करने के लिए विद्रोह दबाने गई, तो उस समय दिल्ली का जो दरबार था, या दिल्ली का जो उस समय शासन था, वो उस समय वहां पे कोई नहीं था। तो उसका जो सौतेला भाई था, जिसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम, उसने क्या किया, रजिया की अनुपस्थिति में दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। और जब रजिया को यह बात पता चली, तो उसने किससे निकाह किया, अल्तुनिया से। अल्तुनिया से निकाह करने का मतलब यह था कि ताकि अल्तुनिया की सेना और वो खुद और अल्तुनिया मिलकर क्या कर सके, दिल्ली पर हमला कर सके, और वापस दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार कर सके। लेकिन इस युद्ध में भी क्या होता है, जब अल्तुनिया, रजिया सुल्तान और उसकी सेना जब मुइजुद्दीन बहराम के ऊपर दिल्ली पर हमला करती है, तो इस बहराम से अल्तुनिया की सेना हार जाती है। और इसमें यह कहा जाता है कि जो लोग थे, जो विद्रोही थे, उसके द्वारा दोनों की हत्या कर दी जाती है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अल्तुनिया और ये जो रजिया सुल्तान थी, वो बहुत लंबे समय तक भूखे प्यासे इधर उधर लोगों से, विद्रोहियों से डरते हुए, छिपते हुए इधर उधर भाग गए थे। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उस युद्ध के अंदर जो बहराम के साथ, यहाँ पे मैंने लिखा है मुइजुद्दीन बहराम के साथ जो युद्ध हुआ, उसमें अल्तुनिया की तो मौत हो गई, लेकिन जो रजिया सुल्तान थी, वो धीरे 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 चुपते हुए इधर उधर भटक रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि जो रजिया सुल्तान है, उसने देखो शाही कपड़ों के ऊपर एक अलग प्रकार का लिबास पहन के रखा था। तो थकी आ रही एक गांव के अंदर एक किसान के पास पहुंच गई। किसान ने उसको पहले पहचाना नहीं, क्योंकि ना उसने एक अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे थे, लिबास पहन रखा था। तो उसको पानी वगैरह पिलाया, खाना वगैरह खिलाया, और यहाँ पे अपने घर में ही रख दिया। शाम के समय क्या हुआ कि थोड़ी जगह से जो कपड़ा है, या जो उसने कपड़े पहने तो हट जाते हैं, और उसको, किसान को, वो जो सोने के आभूषण वगैरह वो दिखाई देते हैं। तो उसके मन में लालच आ जाता है, और वो रजिया सुल्तान को वहीं पे मौत के घाट उतार देता है, और उसको वहीं पे दफना देता है। तो इतिहासकारों की अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं
कि वो उसको किसान के द्वारा मार दी गई, या कुछ लोग कहते हैं सैनिकों के द्वारा मार दी गई। लेकिन ये जो एक पीरियड था दिल्ली के शासन पर, 3 साल 6 दिन तक जो रज़िया सुल्तान ने शासन किया, उसके दौरान बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव भी आए। दिल्ली के एक मतलब भारत ने पहली बार एक महिला शासिका को देखा, और रज़िया सुल्तान जो थी, वो अपने जब भी दरबार के अंदर जाती थी तो कोट और टोपी पहन के जाती थी। मतलब कोट और टोपी पहना, मतलब पहली बार यदि कोई कोट और टोपी पहन के दरबार में गई तो होती थी रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का नाम आज इतिहास में दर्ज है भाई, क्योंकि उसने जो भी काम किया, देखो सबसे बड़ा पतन का कारण क्या था? रज़िया सुल्तान, अगर सही प्रकार से बात करें तो रज़िया सुल्तान के पतन का सबसे बड़ा कारण था अपने गुलाम के साथ उसके जो नजदीकी संबंध थे, है ना? जिस प्रकार से वो विश्वास करती थी, लोगों को यही बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बहुत सारी चीजें क्या होती है लाइफ में कि जब अपन कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है, और हमें ये लगता है कि देखो सही प्रकार से देखो तो हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें है ना, अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देना तो भी शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो यदि रज़िया सुल्तान याकूत के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती, या उससे ज्यादा रिलेशन उसका नहीं होता, तो रज़िया सुल्तान का एक अलग नाम होता है ना? क्योंकि जब शुरुआत के टाइम पे रज़िया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन करना शुरू किया ना, तो बहुत सारे लोग उसके पक्ष में थे, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय शासिका थी, बहुत अच्छे प्रकार से शासन चलाती थी। उसकी अ, अगर मैं कहूँ, या उसकी जो विनाश का या उसकी बर्बादी का जो सबसे बड़ा कारण था, वो था यहाँ पे अपने जो घटना की बात की वो। अगर मान लो वो नहीं होता, तो यहाँ पे एकदम इतिहास में एक अलग मोड़ होता, और एक अलग चैप्टर होता रज़िया सुल्तान का। महिलाओं की बात यही है ना, मैं अगर इसको थोड़ा आउट ऑफ इस स्टोरी से अगर मैं बात करना चाहूँ ना, तो शायद एक चीज और है कि लड़कियों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। जैसे ना मोनालिसा की अभी बात करूँ ना मैं, मोनालिसा जैसे अभी उसने शादी कर ली भाई, है ना, एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। देखो मैं यहाँ पे उस पॉइंट को नहीं दिखा रहा कि मुस्लिम लड़के से की या हिंदू लड़के से की, वहां पे वो बात नहीं है। मोनालिसा के पास में अभी अपने करियर बनाने का एक बहुत अच्छा मौका था, सही बात बोले तो। उसको क्या यहाँ पे अभी इस मोड़ पे आके क्या ये चीज करनी चाहिए थी, शादी करनी चाहिए थी क्या? नहीं। वो अपने करियर को एक अलग जगह लेके जा सकती थी, एक अलग मुकाम पे लेके जा सकती थी, और जब आदमी सक्सेस हो जाता है ना, तब वो और बेहतर कर सकता है अपनी लाइफ के साथ में। गांव की जो लड़कियां हैं, या बहुत सारी अगर लड़कियों और महिलाओं की बात करूं, कि जब उनके पास में वो पीक समय आता है ना, उस समय वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है, और आखिरकार फिर उनको पीछे धकेल धकेलना मतलब पीछे जाना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि जब आपके पास में मौका है ना, जब आपको इस ईश्वर ने, अल्लाह ने मौका दिया है, उस मौके के ऊपर ध्यान दो। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति के नहीं मिलने से, अगर कोई व्यक्ति नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, या आप लाइफ में जी नहीं सकते, या आप लाइफ में बेहतर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कतई नहीं है भाई। हो सकता है कि जो व्यक्ति आज आपको मिला है, आने वाले टाइम में हो सकता है उससे भी बेहतर आपको कोई मिले। तो ये जो एक छोटी सी कहानी थी ना, इस छोटी सी कहानी में मैं यही बताऊंगा कि जब आपको कोई व्यक्ति मौका दे, जब आपके पास में मौका आए, आपको लगे कि इस मौके का मैं भरपूर फायदा उठा सकता हूं, तो आप हमेशा उस मौके को अपना एक बेहतर मौका बनाएं, एक ऐसा मौका जिसमें आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। पहली चीज तो ये ना, देखो मैं यही कह रहा हूँ, लास्ट बात तो यही है कि अपने ऊपर काम करें, अपने मेहनत के ऊपर काम करें। आसपास के लोगों के ऊपर ध्यान देने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने अगर आसपास ध्यान देना शुरू कर दिया, तो जिस रास्ते पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं वो रास्ता है, उस रास्ते से हम शायद भटक जाएंगे। तो ऐसी ही और बहुत सारी कहानियां यदि आपको सुननी है, इतिहास की बहुत सारी कहानियां अगर आपको सुननी है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको रज़िया सुल्तान की इस कहानी को फिल्म के माध्यम से अगर आपको सुनना है, तो 1983 के अंदर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था रज़िया सुल्तान, जिसमें रज़िया सुल्तान की जो भूमिका है वो हेमा मालिनी ने निभाई थी, और याकूत की जो भूमिका है वो निभाई थी धर्मेंद्र ने। तो उस कहानी को आप सुन भी सकते हैं, आपको अच्छी जानकारी भी मिलेगी, और जब भी आपको मौका मिले तो इस वाली फिल्म को जरूर देखें।
आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और ऐसे ही प्यार बनाते रहे, वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो पहले ही आपको चीज़ बोली है, हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।